Assalamu alaikum. Good morning, students. We are starting chapter number 10, section 2, that is pseudocode and flowchart. Okay. First of all, we will discuss some definitions and then we will continue our chapter. Okay. The first definition that is we will study is pseudocode. What is pseudocode? Pseudocode is a clear and concise way to represent an algorithm. Means pseudocode written in a very clear language and that is easily understandable by others. It don't follow the strict syntax of programming languages. Pseudocode does not follow any syntax of programming. What is syntax? Syntax means some rules जिसमें हम कोड को लिखते हैं. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? बस सी शार्प, पाइथन, PHP, ये सारी लैंग्वेज हैं. इनके अपने अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं कि आपके अगर सी में कोडिंग करनी है तो किस तरह करनी है, PHP में कोडिंग करनी है तो किस तरह करनी है. ठीक है, इनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं. सूडो कोड में कोई स्टैंडर्ड नहीं है. ठीक है, वो किसी सेंटेंस को फॉलो नहीं करता, बॉन्ड मतलब फॉलो नहीं करता. ठीक है, उसको आप प्योर ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोड को लिख सकते हैं. ठीक है, टू इंश्योर सूडो कोड इज इजीली. और थर्ड पॉइंट बस ये है कि आपको इंश्योर करें जो कोड आपने लिखा है वो इजीली अंडरस्टैंड अदर्स हो. अब जैसे एग्जांपल में लिखता हूँ प्रिंट नेम. अब ये इजी अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी पढ़ेगा पता चलेगा कि मुझे प्रिंट मतलब होता है प्रिंट करो और क्या प्रिंट करना, नेम. इनपुट नेम, तो ये इजी सिंटैक्स है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली. ओके, next is assignment operators. Hope you understand this pseudocode. Next is assignment operators. There are some assignment operators: plus, minus, divide, static मतलब multiply, group और raise to the power. ठीक है, ये ग्रुप होता है. जैसे डिमार्क रूल में हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस तरह यहाँ पर भी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, और ये पावर है. ठीक है, यानी पावर. नंबर थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, कि हाउ टू असाइन द थिंग्स. ठीक है, असाइनिंग क्या है, व्हाट इज असाइनिंग. नंबर थर्ड है असाइनिंग करना, यानी असाइन करना. अगर हमें किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो हम किस तरह करेंगे. ठीक है, दो हमारे पास फंक्शन होते हैं. एक होता है वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, जिसमें वैल्यू जारी होती है. ठीक है, वेरिएबल. और हमारे पास होती है वैल्यू. क्या होती है, वैल्यू. वैल्यू कहाँ जाती है, वेरिएबल के अंदर. ठीक है, वैल्यू गोज इनटू द वेरिएबल्स. अब एग्जांपल जैसे मैं आपको दे देता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया भाई एज. एज क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया. ठीक है, इसके अंदर वैल्यू जा रही है 16. ये क्या है, वैल्यू है. ठीक है, ये वैल्यू है और ये कहाँ जा रही है, वेरिएबल के अंदर. ठीक है, अब जहाँ जहाँ मैं एज कॉल करूँगा वहाँ 16 कॉल होगा. जब मैं प्रिंट एज करूँगा या जहाँ भी मैं एज को यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम में वहाँ 16 कॉल होगा. ठीक है, ये हुए वैल्यू. अच्छा, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे नेम, और मैंने यहाँ लिख दिया तबरेक. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया तबरेक. अब तबरेक भी वैल्यू है और कहाँ जा रही है, किस वेरिएबल में, नेम में जा रही है. ठीक है, तबरेक एक वैल्यू है, नेम में जा रही है. डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू. ठीक है, कांस्टेंट है. ठीक है, और ये स्ट्रिंग है. ठीक है, जैसे ये आप डेटा टाइप पढ़ेंगे आपने. डेटा टाइप्स कितने तरह की होती हैं, नंबर होती है, सॉरी ये नंबर है. ठीक है, ये नंबर है, नंबर होती है हमारे पास, और स्ट्रिंग होता है. ठीक है, और सेकंड थिंग हमारे पास रियल फ्लोट एक ही थिंग होती है, इसमें हम फ्लोटिंग वैल्यू लिखते हैं पॉइंट की. और नंबर लास्ट हमारे पास होती है कैरेक्टर. ठीक है, अच्छा, जब हम कोई भी वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, ये तो नंबर था और ये स्ट्रिंग था, समझ आ गया.
ठीक है। अब अगर हम कोई भी वैल्यू को, तो है दोनों वैल्यूज, ठीक है, कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट बाद में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट वो होता है जिसमें वो वैल्यू जो कि पूरे प्रोग्राम में सेम होगी, ठीक है, वो अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये तबरेक जो लिखा है ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये नंबर वैल्यू है, ठीक है। तबरेक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये नंबर वैल्यू, और एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ वो मतलब आगे, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, यानी मतलब जहाँ जिस वैल्यू में भी इन्वर्टेड कॉमास लग जाए वो क्या माना जाता है, स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास लग जाए तो ये 16 अब बन गया स्ट्रिंग वैल्यू, नंबर वैल्यू नहीं है, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये हटा दिया, अब ये नंबर वैल्यू। जो भी वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमास लग जाए वो स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है, ठीक है, और ये नंबर वैल्यू है। अच्छा, अब एग्जाम्पल करते हैं हम, प्रिंट ने एज। अब प्रिंट एज क्या है, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या आएगा, आंसर 16 आएगा। क्या आएगा, 16। आप बोलोगे सर 16 आएगा, ठीक है। एज में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हुई। अगर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराऊं, प्रिंट, अगर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराऊं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूंगा आपको नजर ना हो, थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिखूं, ठीक है। जैसा आपको मैं बताया था, दो मैंने वेरिएबल लिए, एक एज लिया, एज में 16 है और नेम के अंदर जो है वो अभी से है, ठीक है। ये एज प्रिंट मैं कराऊं एज, इसका आउटपुट क्या आएगा 16, ठीक है। और मैं कराऊं प्रिंट एज, इसका आउटपुट क्या आएगा एज। तो ये क्या डिफरेंस है कि मैं एज जब विदाउट इन्वर्ट कॉमा लिख रहा हूं तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, और जब विद इन्वर्ट कॉमा लिख रहा हूं तो वो एज इज प्रिंट हो रहा है। इसलिए जब हम किसी वैल्यू को या वेरिएबल को विदाउट इन्वर्ट कॉमास लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। वो उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करता है जिसकी वैल्यू उसको प्रिंट करनी होती है। अगर हम किसी वेरिएबल को विद स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो वो एज इज प्रिंट होता है। अगर हम उसको विदाउट स्ट्रिंग लिखते हैं किसी वेरिएबल को तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। और विद स्ट्रिंग मतलब होता है कि इसको एज इज प्रिंट करना है। अगर किसी भी वेरिएबल या वैल्यू के साथ इन्वर्ट कॉमास लगे हो तो वो एज अ स्ट्रिंग रीड किया जाता है और स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन वैल्यू, वेरिएबल और स्ट्रिंग, क्या फर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक इफ एल्स की एग्जांपल, क्योंकि आपकी नेक्स्ट कंडीशन शुरू हुई है। कंडीशंस की यूज करते हैं। कंडीशन हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी दो इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करना हो, ठीक है। जब हमारे पास दो कंडीशन हो, जैसे ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट होता है ट्रू फॉल्स का। अब स्टेटमेंट हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, इसके अलावा बीच में और कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ट्रू फॉल्स होते हैं, या तो स्टेटमेंट राइट होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड कंडीशन कोई नहीं होती। इसी तरह जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो और उसके इनपुट को चेक करना हो कि इनपुट ठीक है या राइट है या फॉल्स है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडीशंस, ठीक है। जिसकी एग्जांपल भी कराएंगे, पहले जरा इसका सिंटैक्स सीख लें, ठीक है। सिंटैक्स क्या है इसमें, ये कहलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या कहलाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। और हमारे पास दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है इफ एल्स, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स होता है, और दूसरा हमारे पास केस स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले जरा इफ का सिंटैक्स सीख लें कि इसका सिंटैक्स क्या है। इफ यहाँ पर आती है हमारे पास स्टेटमेंट, सॉरी कंडीशन, यहाँ क्या आती है कंडीशन। जो भी कंडीशन हमें टेस्ट करवानी होती है वो कंडीशन यहाँ आती है। ये देन आ गया, ठीक है। उसके बाद देन के बाद प्रिंट, ये आती है स्टेटमेंट। प्रिंट का मतलब है कि ये स्टेटमेंट लिखो यहाँ, जो वो स्टेटमेंट जो इसके ट्रू होने पर प्रिंट होनी है। देन के बाद वो स्टेटमेंट आती है जो कि इफ की कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट होनी है।
else print statement if condition then print statement else print statement means कंडीशन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, इफ के बाद कंडीशन आती है, फिर देन प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कंडीशन आई, ठीक है, उसके बाद जो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं देन के बाद। कौन सा स्टेटमेंट? ट्रू वाला स्टेटमेंट हम फर्स्ट प्रिंट करवाते हैं, एल्स के बाद हम प्रिंट करवाते हैं फॉल्स वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर इसका मैं फ्लो चार्ट में इसको यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं? फ्लो चार्ट में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डायगोनल फॉर्म में, ठीक है। अंदर आती है कंडीशन, ओके, यहाँ पर आता है फॉल्स स्टेटमेंट और यहाँ ट्रू। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ फॉल्स कर लें और यहाँ ट्रू कर लें, इट्स अप टू यू। और इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, पहला ट्रू कर लें या फॉल्स कर लें। लेकिन जो सिंटैक्स है तो तरीका हम यूज करते हैं कि पहले ट्रू स्टेटमेंट करवाते हैं और फिर बाद में फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। इसकी एक एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर इसी के अंदर एग्जांपल कर लेते हैं, जरूरत नहीं है। इफ एज, अगर मैं कहूं इफ एज इज लेस देन 18 यू कैन राइट, ठीक है, और एल्स यू कांट राइट। ये क्या एग्जांपल है? आप कह रहे हैं पता नहीं क्या है, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। एक अगर मैं ले लूं, एक जैसे राइड है, ठीक है, एक पार्क है, पार्क में क्या है, एक राइड है, उसकी लिमिट है कि उसको वो लोग अवेल कर सकते हैं जिनकी एज लेस देन 18 हो, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अच्छा, जिनकी एज लेस देन 18 हो वो उस राइड को अवेल कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, अगर एज लेस देन 18 है तो क्या प्रिंट हो, यू कैन राइट, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, एल्स यू कांट राइट। अगर मैं कहूं कि मैं इनपुट दे रहा हूं एज 17 तो क्या आंसर आएगा, यू कैन राइट बिकॉज 17 इज लेस देन 18। और अगर मैं कहूं कि 19 दे दूं तो क्या आंसर आएगा, यू कांट राइट बिकॉज 19 इज नॉट लेस देन 18, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल थी, फिर देना इसकी आगे भी बहुत एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे, ठीक है। या चलो इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल वाली एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, मुश्किल आसान ही है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या होगी? एग्जांपल ये होगी कि हम उसके मार्क्स इनपुट करेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक की एग्जांपल्स में करा देता हूं आपको। ये एग्जांपल है आपकी एक्टिविटी 10.2 से अबव, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने मार्क्स इनपुट लेने और बताना है कि स्टूडेंट फेल है या पास, ठीक है। आपने मार्क्स इनपुट लेने, दो चेक लगाना है आपने, ठीक है। चेक सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनपुट मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है, मार्क्स। इफ पहले हम रेंज चेक करते हैं, ठीक है। इफ मार्क्स इज लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड मार्क्स इज लेस देन 100, then print marks is valid, मतलब हम पहले मार्क्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम पास और फेल बताने से पहले इनपुट ही चेक करें कि अगर इनपुट ही गलत आ जाए तो फिर पास और फेल बताने का क्या फायदा है, ठीक है। पास और फेल हम तब चेक करेंगे जब हमारा इनपुट हमारे रेंज में होगा। रेंज क्या है, 0 से 100। अब अगर किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स आए और पेपर 100 मार्क्स का है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कितने आ सकते हैं, 100, और लेस कितने हो सकते हैं, 1, ठीक है, या 0 आ जाए, इससे लेस मार्क्स नहीं आ सकते। तो हमने चेक किया कि मार्क्स शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 100। या तो मार्क्स 0 हो या 0 से बड़े हो, या 100 और 100 से लेस हो। अगर ये है तो मार्क्स वैलिड है, वैलिड है तो उसके अंदर एक और इफ लगा दिया हमने। अगर ये इफ हो जाएगा फिर ये आएगा अपने एक और इफ के अंदर, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। ये आपको बताता हूं, इफ मार्क्स
ग्रेटर देन 49, हमारे पास रिलेशन क्या है 50 है, ठीक है 50 पर ग्रेटर देन 49 देन प्रिंट पास्ट, आप क्या हो गए पास हो गए, एल्स प्रिंट फेल, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एल्स मार्क्स, ये बता दो मैं, ठीक है, मार्क्स इज इनवैलिड, ठीक है, मार्क्स इज इनवैलिड, एंड इफ और एंड इफ, ठीक है। आप बोलेंगे सर आपने दो इफ यूज कर लिए, इफ के अंदर एक और इफ यूज कर लिया, ठीक है, तो हम कैसे समझें, चले भाई आपको ही बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर एल्स आएगा, नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा इनपुट मार्क्स है बेटा, ये थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है, ठीक है आपके उससे। अच्छा इनपुट मार्क्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 देन प्रिंट इनवैलिड, ये हमारा पहला इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर अगर वो कह रहा है कि ये लाइन ट्रू होती है तो ये नीचे आएगा, वरना ये कहां चला जाएगा डायरेक्ट यहां के ऊपर और एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास एक है ब्लॉक, क्या है ब्लॉक, ब्लॉक मतलब नेस्टेड इफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इट इज विजिबल टू यू, ठीक है, विजिबल है आपको। अच्छा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 49 देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल एंड इफ, सबसे पहले क्या होगा इनपुट मार्क्स आएंगे, इनपुट मार्क्स लिखेंगे नंबर 1 कंडीशन में, वो क्या करेगा चेक करेगा कि अगर मार्क्स 0 से बड़े हैं और 100 से बड़े हैं, इसका मतलब मार्क्स वैलिड है, तो मैं आगे पास और फेल को चेक करने के लिए प्रोसीड करूं। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, मार्क्स रेंज के बाहर है, तो वो अंदर लेके इसको लेके जाएगा ही नहीं और क्या कर देगा डायरेक्ट यहाँ आएगा, प्रिंट करेगा एल्स मार्क्स इज इनवैलिड और लूप जो कंडीशन है वो खत्म, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर मार्क्स मैंने उसको दे दिए 38, इनपुट मार्क्स दे दिए, सही है भाई 38 इज ग्रेटर देन 0 और 38 इज लेस देन 100, इसका मतलब है तो एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने लॉजिक गेट्स में पढ़ा था, एंड मींस एंड इनपुट 1 देन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ओके, मार्क्स इज अदरवाइज मार्क्स इज वैलिड, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, मार्क्स वैलिड है, अब ये ट्रू हो गई तो फिर ये अपने इनर ब्लॉक में एंटर हो जाएगा, ठीक है। ये आउटर ब्लॉक है, ये एरो इसका इनर ब्लॉक है, इनर ब्लॉक मींस नेस्टेड इफ, नेस्टेड मींस नेस्टेड कहते हैं घोंसले में क्या होता है तिनका के अंदर तिनका, तो नेस्टेड क्या कहते हैं कि एक कंडीशन है दूसरी कंडीशन दूसरी तीसरी तीसरी और चौथी कंडीशंस के अंदर कंडीशन अगर गिवन हो तो उसे नेस्टेड के वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। यह बस हो गया इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 49, अब चेक होंगे दोबारा मार्क्स, क्या 38 49 से बड़े हैं, नो, इसका मतलब है कि ये वाली फॉल्स हो गई, फेल प्रिंट होगा, इनर ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ये वाला प्रिंट होगा ही नहीं इसलिए क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, एंड इफ आगे खत्म कर देगा, ठीक है। अब अगर मार्क्स दे दिए मैंने 60 तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैंने मार्क्स आपको दे दिए 60, ठीक है। अच्छा भाई इनपुट मार्क्स में 60 गए, अगर मार्क्स 0 से बड़े हैं, 60 0 से बड़ा है, यस 60 100 से लेस है, ओके, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, और फिर ये मार्क्स वैलिड कर देगा। अब इसको आएगा इनर ब्लॉक, इनर ब्लॉक मींस अपने नेस्टेड इफ के अंदर देखिएगा उसको एक और इफ मिल जाएगा, ठीक है।
इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 49 मींस 60 49 से बड़ा है, ओके ट्रू, इसका मतलब क्या है, पास है। ये सब लेफ्ट कर देगा कि प्रिंट हो चुके हैं, एंड इफ पे आएगा इसको भी लेस कर देगा, ये कब प्रिंट हो रहा था, जब ये फॉल्स हो रहा था, तो जब क्या आएगा, डायरेक्ट एंड इफ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल थे इफ देन एल्स की। ठीक है, आगे भी हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं केस स्टडी पे। ठीक है, केस स्टडी हमारे पास क्या होती है, जो केस हम करते हैं, केस कंडीशंस। ठीक, केस स्टडी में निकलेगी केस कंडीशंस। ओके, केस में बुक वाले एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा भाई, केस में बुक की बहुत अच्छी एग्जांपल है। केस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छी सी, इसके लास्ट की बात है। ठीक है, हम यूज करते हैं केस बुक एग्जांपल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेड्स की केस, पहले जरा सेंटेंस लिख लें। अच्छा, ये इसका हमने लिख लिया सेंटेंस। ठीक है, अच्छा भाई, और केस एंड भी कर देते हैं, एंड केस। ठीक है, केस हमने एंड भी कर दिया। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल्स है, इट इज विजिबल टू यू। ओके, केस में क्या होता है, केस का वर्ड आता है जिससे हमारे पास इफ आता था, कंडीशन, यहाँ आती है इसकी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन से मुराद है केस का नेम, यानी जिस केस का नाम रखते हैं, कंडीशन उसकी बाद में होती है, यहाँ पर आता है इसका नेम। ऑफ के बाद आती है हमारे पास सारी कंडीशंस। इसमें कंडीशन हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कर रहा हूँ ग्रेड्स की एग्जांपल। ठीक है, ये कंडीशन केस का नाम होगा ग्रेड्स। ग्रेड्स, अगर ग्रेड्स के हमारे पास ये वो इनपुट है जहाँ से कंडीशन चेक होंगी। ठीक है, ये इनपुट का वर्ड है। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू सेव है। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू सेव है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास ए ग्रेड आता है, ठीक है, अगर ए ग्रेड आता है हमारे पास, तो प्रिंट कर दो एक्सीलेंट। अगर ग्रेड ए है तो क्या प्रिंट कर दो, एक्सीलेंट। ग्रेड बी है तो क्या प्रिंट कर दो, गुड। और ग्रेड सी है तो क्या प्रिंट कर दो, फेयर। इसकी लाइव एग्जांपल क्या होनी चाहिए, जब आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं, ठीक है, आपने कॉल सेंटर कॉल करी, वहां पर भी जो मोबाइल आपका जो कीपैड है वो केस के अंदर काम कर रहा होता है उस वक्त। ठीक है, वो क्या कहता है, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश और 2 फॉर उर्दू। यानी जो की आप प्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट एक फंक्शन होता है, वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, यानी जो की आप प्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट एक फंक्शन होता है, हर की के अगेंस्ट एक फंक्शन सेव होता है, और वो की प्रेस करने पर वो फंक्शन एग्जीक्यूट या रन हो जाता है। जब आप 1 प्रेस करते हैं तो आपकी सारी नेक्स्ट कन्वर्जन किसमें होती है, इंग्लिश में होती है। जब 2 प्रेस करते हैं तो सारी नेक्स्ट कन्वर्जन उर्दू में होती है। फिर उसके बाद कहता है कि इंग्लिश में उर्दू में आ गया कि प्रेस 1 फॉर, या इंग्लिश में आ गया तो प्रेस 1 फॉर एसएमएस पैकेज, प्रेस 2 फॉर कॉल्स पैकेज, प्रेस 3 फॉर इंटरनेट पैकेज, प्रेस दिस फॉर, प्रेस 0 फॉर कॉल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या होता है हमारे पास, जो भी हम नंबर प्रेस करते रहते हैं उसके अगेंस्ट एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह सेम इसमें अगर हमारे पास ग्रेड ए आया है, ये पहले की प्रोग्रामिंग यूज होता है। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेड ए आया है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रिंट होगा, एक्सीलेंट प्रिंट होगा। अगर ग्रेड बी आया उसके अगेंस्ट क्या, गुड प्रिंट होगा। अगर ग्रेड सी आया फिर या हम और होता है। अदरवाइज मींस जैसे उसमें एल्स होता था कि अगर कुछ भी नहीं आया, अगर जो केस हैं उनमें से कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे, यानी जो केस आपको दिए हैं उसमें से कोई भी वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो क्या प्रिंट कर दो, फेल। फेल या जो भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, या इनवैलिड को भी आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज फेल और केस एंड हो गया। ये हमारे पास थे 2 कंडीशंस, एक इफ एल्स की और एक केस स्टेटमेंट्स की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, वो जरा जल्दी पढ़ लेते हैं। आप पता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन, ये क्या होता है, लेस देन, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू,
ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। और हमारे पास तीन गेट लॉजिक गेट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही कहते हैं। एंड कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे पास बोथ कंडीशंस के दौरान हमें चेक करना हो लेकिन हमें बोथ कंडीशन ट्रू करानी हो। जैसे एंड अभी यूज किया था कि अगर मार्क्स 0 से बड़े भी होने चाहिए और 100 से छोटे भी होने चाहिए, यानी हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो क्या यूज करते हैं, एंड। वहाँ और क्या यूज करेंगे, जहाँ पर हमें एक कंडीशन भी ट्रू चाहिए तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यूज करेंगे। नॉट जहाँ पर हमें कंडीशन फॉल्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स की एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके लाइव एग्जांपल भी, ठीक है। जैसे लॉगिन और पासवर्ड की एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जब आप साइन इन करते हैं उसकी एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। साइन इन के पीछे क्या लॉजिक यूज हो रही होती है, ठीक है। इफ आपका जो इनपुट, आप इनपुट करते हैं, क्या इनपुट करते हैं, जो कॉलम बॉक्स होते हैं, आप इनपुट कर देते हैं यूजर नेम या ईमेल, यूजर नेम या ईमेल में एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अलग अलग करके लिखिएगा यूजर नेम, ठीक है। पर यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये आपने दोनों इनपुट के आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इफ अगर आप चेक करें क्या होता है, वहां सर्वर से क्या चेक हो रहा था आपका चेक होता है कि इफ यूजर नेम, इफ सेव यूजर नेम एज डॉट, मैंने सेव यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, यानी जो आपने भी इनपुट किया है, जो सर्वर पर सेव है और जो आपने इनपुट किया, अगर ये मैच करता है, एंड सेव पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, वो पासवर्ड जो आपने भी एंटर किया, अगर ये दोनों मैच कर जाएं, ये दोनों मैच कर जाएं, देन क्या करना है, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। अदरवाइज क्या होता है, एल्स मतलब प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास इसका है, ठीक है। और एंड, ठीक है, ये एंड हो गया हमारे पास, ये खत्म हो गया। ये लाइव एग्जांपल दी एंड इफ केस, ठीक है। क्या होता है हमारे पास साइन अप में, अगर आपका जो सेव यूजर सर्वर पर जो सेव यूजर नेम है वो मैच कर जाए आपके जो करंट जो आपने अपने यूजर में एंटर किया है बॉक्स के अंदर, वो और वो पासवर्ड जो कि सर्वर पर सेव है उस पासवर्ड से आपने एंटर किया है, ये दोनों चीजें मैच कर जाएं, तो क्या कर दो, इनकी आईडी लॉगिन कर दो, वरना क्या कर दो, मैसेज शो कर दो, प्लीज एंटर अ वैलिड पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने दो क्वेश्चन करने हैं, एक इफ एल्स करना है और एक कंडीशन करना है। इफ एल्स क्वेश्चन ये करना है कि आपने मार्क्स इनपुट करने, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है बस। मार्क्स इनपुट करने हैं आपने, मार्क्स, ठीक है। और अगर पहले चेक करना है कि मार्क्स 1 से 20 के दरमियान होना चाहिए, अगर 1 से 20 के दरमियान है तो ठीक है। उसके बाद ये करना है कि आपने उनको प्रिंट करवाना है, ठीक है। 10 पर पास शो कराना है, ये सवाल है, ठीक है। एक इफ एल्स का। दूसरा इफ एल्स का सवाल आपने ये करना है, ठीक है, ये तो आप पहला क्वेश्चन था, ठीक है। क्या सवाल है, टेक इन मार्क्स इनपुट एंड चेक द रेंज ऑफ मार्क्स, कि जो मार्क्स की रेंज है वो 0 से 20 दरमियान हो, और थर्ड से करनी है अगर मार्क्स 10 से अबव है तो पास शो करवाना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका ये है कि टेक अ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने, एक मार्कशीट डिजाइन करनी है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स के आपने मार्क्स लेने, उसमें आपने ये करना है कि उनका टोटल निकालना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और उनको ग्रेड असाइन करने हैं। ग्रेड असाइन आप केस स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे, तो वो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा जिसमें आपके पास इफ एल्स यूज हो रहा है और केस स्टडी भी यूज हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेने, फिर इनका टोटल करना है
परसेंटेज निकालनी है और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आपने ग्रेड इनको देना है कि अगर जैसे 90 से अबव है तो ए स्टेरिक, 80 से अबव है तो ए, 70 से अबव है तो बी और 60 से अबव है तो सी ग्रेड और 50 पर फेल। ये आपने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन you can comment, okay, then I will reply. Thanks for watching. Allah Hafiz.